द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स इंटरव्यू शो। और साथ ही अनुगुण साहित्य पीठ के सभी मेंबर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। आवर गेस्ट टुडे इज अ हाईली acclaimed author. He has previously served as a member of the Central Board of Film Certification. With several stories, plays, and movies published, you will be pleased to know that six of his books have already been published, released in 2024. So let's get straight to our conversation with our esteemed guest today, Dr. Suresh Vasisht ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार आशीष जी। आप कैसे हैं? बस आपका बहुत बढ़िया शुक्रिया। सर। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, हम्म, पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का टेस्ट बदल रहा है, तो ऑफ कोर्स साहित्य भी बदल रहा होगा। जी। तो इस साहित्य का जो ये बदलता दौर है, लिखने हम्म, की जो शैली है, तो हम्म, आपने जब स्टार्ट किया होगा और अभी का जो टाइम है, तो इस हम्म। बदलाव को आप कैसे देखते हैं? कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है? जब मैंने लिखना शुरू किया उस वक्त छोटी उम्र थी। स्कूल में 9th क्लास का स्टूडेंट था मैं। और उस समय नॉवेल जो पढ़े जाते थे, गुलशन नंदा और इस तरीके के जो रोमांचकारी जो नॉवेल है वो पढ़ने की परंपरा बहुत थी। साहित्य के बारे में मुझे विशेष ज्ञान नहीं था। लिखना शुरू किया तो उसी की तर्ज पर एक कहानी सबसे पहले लिखी 9वीं क्लास में जब मैं था। और ये सोचता था कि जो नॉवेल लोग पढ़ते हैं उसी की तरह वो कहानी किसी तरीके से बननी चाहिए। एक छोटी सी घटना थी जो मेरे मामा ने मेरे पिताजी को सुनाई थी, और मैं पास में 9th क्लास का बच्चा था, पास में बैठा उसे सुन रहा था। उसको सुनकर के मन में इच्छा जागी कि मैं उसको लिखूं। उससे पहले प्रकृति के उपादानों की तरफ मेरा ध्यान हमेशा जाता था, प्रकृति के संगीत की तरफ, बरसात में जो आवाजें आती है उनकी तरफ। ये बहुत सी चीजें, प्रकृति चित्रण का भी मुझे शौक था और मैं उसे भी लिखता रहता था। उस घटना को जब मैंने लिखा और स्कूल में बैठ करके जब मैं उसे दोबारा से एडिट कर रहा था, तो बच्चों ने टीचर को शिकायत की कि ये नॉवेल लिखता है। उस समय नॉवेल लिखना और नॉवेल पढ़ना बहुत गलत माना जाता था। टीचर ने घूर कर देखा और मुझे बुलाया, दिखाओ क्या लिखा है। मैंने टीचर को दिखाया। बजाय डांटने के, मैं सोचता था डांट पड़ेगी, लेकिन बजाय डांटने के उन्होंने मुझे शाबाशी दी। उससे और हौसला अफजाई हुई। फिर थोड़ा बहुत सिलसिला लिखने का चलता रहा। सांग देखने की परंपरा उन दिनों थी। रामलीलाएं, मंच पर जो कार्यक्रम होते थे उन सबको देखने की परंपराएं उस वक्त थी। खुले चौक में मंच सज जाता था और लोग आकर के बैठ जाते थे, सांस खाना पीना से निमट करके। उसी तरीके से हमें भी जो पात्र सामने देख रहे हैं, मन करता था कि इसकी तरह मैं भी अभिनय करूं। मन करता था ये ऐसे हथियार हथियार हमारे पास भी हो, ऐसी ड्रेस हमारे पास भी हो। और इसमें एक छोटा मोटा रामलीला में कभी एक पार्ट भी मिला। इन चीज़ों से प्रभावित होते होते कॉलेज के समय तक मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ, और मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए इस काम को। कॉलेज में मुझे काफ़ी सहारा मिला, लिखने में भी और प्रदर्शन करने में। कॉलेज की मैगजीन या इधर उधर कुछ मैगजीनों में भी मेरा एक छोटी कहानी या कुछ आती जाती रही। लेकिन एक क्रेज था कि अखबार में जिसकी कहानी आ जाती है, अखबार में जिसका लिखा आ जाता है, उसको लोग उस ज़्यादा ही अच्छे नज़रिए से देखते हैं। ये शौक पूरा करने के लिए मैंने भागदौड़ की कॉलेजों। उन दिनों इंटरनेशनल
यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिताएं, कॉलेज की प्रतियोगिताएं होती थी, उनमें हिस्सा लेते थे। कभी दूसरे कॉलेज में जाते थे, कभी डिबेट में, कभी पोएट्री कंपटीशन में, और कभी कहानी प्रतियोगिता में। उसमें हिस्सा लेते 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 लेखन का एक ढंग जो है वो बदलने लगा। और उन दिनों खासकर एक चीज थी कि पत्रिकाएं बहुत थी। पत्रिकाएं पढ़ने का, लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। वहां समझ में आया कि साहित्य क्या चीज है, साहित्य लेखन क्या है। और वो लेखन जो नॉवेल्स को पढ़ने पर जो दिखाई देता था, भाई नॉवेल्स में क्या चीज है और साहित्य में क्या चीज है, इसका फर्क बड़ा समझ में आया, महसूस हुआ। और अपनी एक सोच को मैंने उस दिशा में ले जाने की कोशिश की कि साहित्य ही लिखना चाहिए। लेकिन साहित्य भी कैसे लिखा जाता है, कहानी कैसे लिखी जाती है, या नाटक कैसे लिखा जाता है, ये जो मनोदशा है वो उस दायरे में घूमते घूमते उसकी उन चीजों को पकड़ने लगी जिन चीजों को मुझे लिखना चाहिए और उसका प्रदर्शन भी करना चाहिए। ये इमरजेंसी जो लगी, उससे पहले एक अराजकता का ऐसा माहौल था कि जिसका प्रभाव मन पर पड़ा। और ये मन किया कि जैसे उस समय सरिता, मुक्ता, और सारिका, बहुत सी मैगजीन, टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम अलग से, हिंदुस्तान के अलग से कॉलम, उनमें हम आने जाने लगे। छोटी मोटी कोई चीज लिख के दे देते, कभी छप जाती, कहीं कभी नहीं छपती। और जो नुक्कड़ नाटक का एक दौर आया उन दिनों, हमने देखा कि वो एक ऐसा समय था, जो बाद में मैंने उस चीज को समझा, तो मैंने ये महसूस किया कि वो दौर अराजकता का दौर था। और उस अराजकता के दौर में अंतिम आदमी त्रस्त था, अभावों से त्रस्त था, और वो अपनी बात कहने के लिए सामने आकर खड़ा हो जाता था, चाहे पात्र के रूप में, चाहे अभिनेता के रूप में, और चाहे आम इंसान के रूप में। और मैंने देखा कि जो आम इंसान के रूप में जो है तौबा मची है, जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग बात सामने सामने जो बातें हो रही हैं, उसी तरीके की बातें साहित्य में भी आने लगी। और हमने उन यथार्थ की चीजों को उठा करके, उन पात्रों को उठा करके, उन चरित्रों को उठा करके, मैंने भी उसी तरीके की कहानी बुननी शुरू कर दी। यहीं से मेरा लेखन शुरू हुआ, एक अच्छा परिपक्व लेखन। और फिर बाद में नुक्कड़ नाटक का एक दौर आया। तो नुक्कड़ नाटक में हमने ये देखा कि हम एक टीम मिलाकर, मैं भी एक छवि कला नाट्य मंच से को चलाता था, और उसके बीच हमने काफी नुक्कड़ नाटक किए। एक तेवर के नाम से मैगजीन भी निकालते थे, जिसमें उस तरीके के लेख भी होते थे, उस तरीके की कहानियां भी होती थी, जो आम समाज में अपनी बात कहने के लिए जो मुखर अभिव्यक्ति जिसकी रहती थी, वो चीज हम उसमें मैगजीन्स में रखते थे। उन दिनों राजनीति में याद नहीं आ रहा है कि राज नारायण और कुछ नेता थे, जो मैंने एक लेख उसमें उस समय छपा था कि दिल्ली में कहाँ तक पहुंचे कबूतर, या जीबी रोड की वैश्याओं का की समस्याओं को लेकर के भी मैंने एक लंबा इंटरव्यू उस समय लिया था, और बातों को उजागर किया था कि ये स्थिति यहाँ तक आने के लिए किस स्थिति से गुजर करके ये लेडीज, या ये जो वैश्याएं हैं, ये यहाँ तक पहुंची है। उसको मैगजीन में छापा। वो इमरजेंसी लग गई, बाद में वो मैगजीन किसी कारण से बंद हो गई, या कुछ समस्याएं थी। और हम नुक्कड़ नाटक के लिए हम एक गुट बनाते थे। एक 10-12 लोग बैठ करके बातचीत करते थे, विचार करते थे कि कैसा नुक्कड़ नाटक हमें दिखाना चाहिए। समाज में तो इस तरीके की विकृति इस समय है, समाज तो ये चाहता है, सरकार ये चाहती है, सरकार ये दमन कर रही है, सरकार इसको दबाना चाहती है, सरकार आम आदमी इसको उठाना चाहता है। इन द्वंद्वों के बीच में हम सेंटेंस बनाते थे। इन द्वंद्वों के बीच में हम वो एक
परिवेश निर्मित करते थे नाटक में और उसको दिखाने की कोशिश करते थे। और सब मिलकर के, एक ने डायलॉग अच्छे बनाए, एक ने परिवेश अच्छा बनाया, एक ने जो है कितने अच्छे पात्र और अच्छे चरित्र की रचना की। ऐसे करके हम सामूहिक रूप से नुक्कड़ नाटक लिखने की कोशिश में रहते थे और लिखते भी थे, और उसको चौक चौराहों पर, झुग्गी झोपड़ियों के सामने, कॉलेज की कैंटीन के सामने, कॉलेज के सामने हम उसको प्रदर्शित भी करते थे। ऐसे चलता रहा। कुछ छपा अखबारों में, कुछ नहीं छपा। कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी लिए। ये भी जाना कि जो देश जब आजाद हुआ तो बहुत सी पारसी कंपनियां नाटक करती थी। बहुत सी हिंदुस्तानी थिएटर का क्या उसमें योगदान था, इप्टा का उसमें क्या योगदान था, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का क्या योगदान था। इन चीजों को मैं ठेठ गांव से उठ करके कॉलेज में गया था, लेकिन इन चीजों को मैंने भरपूर समझा और उस पर विचार किया, और उनके साथ लग करके काम करने की प्रेरणा मैंने अपने उस भागदौड़ से, अपने उस दिनचर्या से मैंने पाई। और अच्छी बात है या पता, हमने उस लेखन जो शुरू हुआ, शुरू में वो कविता से शुरू हुआ, मंचों पर कविताएं बोलना। लेकिन कविता लिखने से बेहतर मैं ये समझता था कि गद्य लेखन किया जाए और जो है नाटक ही लिखा जाए। ऐसे करते हुए नाट्य प्रारंभ हुआ। बाद में वो छपता भी रहा, और मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 82 83 83 84 के आसपास मेरी पहली एक पुस्तक छपी थी, और वो नाटक ही था, पर्दा पर्दा उठने को। वो नाटक जब मैंने लिखा, और लिखने के बाद मैं उस समय बल्ली महाराज के स्कूल में टीचर था, श्री राम एजुकेशन फाउंडेशन में। और बल्ली महाराज में ही साथ में पब्लिशर थे। अचानक मैंने उनसे वो कहा कि ये मेरा नाटक छाप दो। वो सहर्ष तैयार हो गए, उन्होंने पढ़ करके देखा, और वो छप भी गया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पर्दा उठने दो की ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी। और श्री राम एजुकेशन फाउंडेशन में जब एनुअल फंक्शन होता था स्कूल का, ये प्राइमरी स्कूल तो था बल्ली महाराज में, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था दरियागंज। दरियागंज में जो फंक्शन होता था, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइमरी सेक्शन की तरफ से भी एक नाटक प्रस्तुत होना चाहिए, नाटक या कोई भी प्रोग्राम। मन में आया कि ये पर्दा उठने दो की प्रस्तुति वहाँ की जानी चाहिए। मैंने उसको बच्चों से तैयार कराया। वहाँ जा करके है हमारे प्रिंसिपल जो थे वहाँ, उस समय के प्रिंसिपल थे डॉक्टर जी आर कंवल। वो कहने लगे कि आपने तैयारी कराई। वो ये समझते थे कि अभी अनभिज्ञ है सारी चीज़ों से, और हो सकता है कि जो एक्सपर्ट, जो नाटक कराने वाले लोग हैं, उनकी जरूरत इनको पड़े। तो उन्होंने कहा कि इनकी हेल्प लो। अब जिनकी हेल्प में के लिए उन्होंने मुझे कहा, उनकी बातें मेरी समझ से परे थी। वो कहने लगे कि पात्रों को ऐसे खड़ा होना चाहिए, सामने आकर के इस तरीके से अभिनय उसको करना चाहिए, पीछे से आवाज देने के लिए नेपथ्य में इस तरीके का वातावरण होना चाहिए। मेरी समझ से वो बाहर थी। लेकिन प्रिंसिपल ने बोला था, तो मजबूर भी था कि उसी की बात सुनने के लिए। लास्ट में मैंने एक काम किया, बच्चों को जैसा वो कराते थे उनको कराया। बाद में किसी एक के घर में, एक बच्चे के घर में, मैं उसके रिहर्सल के बाद उन बच्चों को वहीं ले जाता था, और अपने तरीके से करता था कि तुम्हें ऐसे करना है, उन्होंने जैसे कहा वैसे नहीं करना है, तुम्हें ऐसे करना है। क्योंकि वो जैसे बोलते थे वो मुझे ठीक नहीं लगता था, और मैं अगर अपोज करता तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा था, तो अपोज करने से थोड़ा सा मैं पीछे हट रहा था। अंत अंतिम दिन सारी चीजें नेपथ्य में कैसी
आवाजें होनी चाहिए, नेपथ्य से कैसे बोला जाना चाहिए, सामने पात्र को कैसे आना चाहिए, कैसे निखार करके, साज श्रृंगार करके या मेकअप करके उनको मुझे लेकर के आना है, ये सारी चीजें माइंड में बैठा करके और अंतिम प्रस्तुति में जब मैंने उस नाटक को प्रस्तुत किया तो पूरे उस पंडाल में बिल्कुल सुई गिरने जैसी आवाज भी नहीं सुना, मतलब सुई गिरने जैसी शून्यता थी। और लोग बड़े ध्यान से उस नाटक को देख रहे। उनको अचंभित हुआ। वो आदमी जो ट्रेनर बन करके आया था वो भी वहां मौजूद था। उसने कहा, भाई पंडित जी आपने उस तरीके से नहीं किया जैसे मैंने कहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा चलो धन्यवाद, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ। ये बात मेरी रही। उसके बाद वो नाटक कितनी जगह खेला गया दिल्ली में। सबसे पहले बटाला में आर आर बाबा डीए गर्ल्स कॉलेज में मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया। दुर्गा नाट्य मंच, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में, और पटियाला में, और क्या नाम है, एक संस्था थी दृष्टि नाट्य संस्था बिजनौर में, और संकल्प नाट्य समिति बीकानेर में, और जयपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से भी वो नाटक खेला गया, और दिल्ली में भी खेला गया। और मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैं निमंत्रण होने के बावजूद भी मैं उस नाटक की प्रस्तुति को देख नहीं पाया। लोगों ने मेरे पास चिट्ठियां भेजी, उसके फोटो भेजे, जो अखबारों में उसकी कटिंग्स आई वो भेजी। उस कटिंग्सों को पढ़ करके अखबारों में जो खबरें आई, मैं उससे उत्साहित था कि पर्दा उठने दो की प्रस्तुति बेहद ही अच्छी रही। बाद में नजीमाबाद आकाशवाणी केंद्र से भी उसका प्रसारण हुआ, ये खबर भी मेरे पास आई। फिर मन किया कि मैं खुद एक बार उस नाटक को खेलूं। मैंने खुद उस नाटक की तैयारी शुरू की। श्री राम एजुकेशन फाउंडेशन में था ही। श्री राम नाट्य शाला में उसको खेलने में मुझे कोई दिक्कत थी नहीं। और मैंने वहां उसकी प्रस्तुति देखी, लोगों ने उसको बहुत सराहा। तो मैं उस समय कुछ छुटपुट कविताएं लिख लेता था, कहानियां लिख लेता था। संस्मरणात्मक कहानियां लिखने का मुझे ज्यादा शौक था। जो चीज मुझे याद आ गई उसको लिखने की परंपरा में मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन नाटक के बारे में जो मैंने लिखना शुरू किया, तो उसमें पर्दा उठने दो से जो मुझे मिला देखने के लिए, तो उत्साह उसी तरफ। दूसरी मेरी एक पुस्तक फिर आई, सूर्य प्रकाशन नई सड़क से। सूर्य भारती प्रकाशन था उस समय, तनसुखराम गुप्त जी उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने, वो क्या नाम था उस पुस्तक का, खुरदरी जमीन कहानियों की पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक उन्होंने छापी साल भर बाद। तीसरा नाटक रेत के ढेर पर। मैं उन दिनों फ्राइड को बहुत पढ़ रहा था। फ्राइड, युंग, एडलर, और मन के विज्ञान में किस तरीके से मन का विज्ञान शुरू मतलब चलित रहता है, किस तरीके से उसमें बातें पैदा होती हैं, किस तरीके से माइंड सेट बदलता है, ये कुछ मेरे माइंड में आती थी। और एक घटना मैंने सुनी, आदमी और औरत के संबंधों, और आदमी और औरत के संबंधों की वो घटना थी। और उसका खुलासा जब हुआ, जब औरत ने सुसाइड की, तो उसको लेकर के जैसे अखबारों में हम कोई घटना पढ़ते थे, वैसे कोई घटना सुनते थे, तो वैसे ही चरित्र माइंड में पैदा हो। और उसका प्रभाव था, यानी यौन विज्ञान का, यौन मनोविज्ञान का। तो उसको मिश्रित करके मैंने रेत के ढेर पर नाटक लिखा कि अगर किसी स्त्री का पति जो है वो
पूर्ण रूप में पुरुषत्व उसके अंदर नहीं है, तो उसकी औरत की मनस्थिति कैसे आगे बढ़ती है और कैसे वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ करती, ये माइंड में रहा। एक बात उन दिनों मैंने कई जगह सुनी थी कि आदमी लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है लेकिन स्त्री नहीं। ये कुछ बातें जैसे आम बातें सुनी थी लोगों में, तो उसका भी प्रभाव था। लेकिन मैंने उनके स्वरूप को, उसके अस्तित्व को अच्छे रूप में दर्शाने के लिए, दोनों स्त्रियों के, दो स्त्रियां थी, अच्छे रूप में दर्शाने के लिए उनके चरित्र का निर्माण मैंने किया था। और वो नाटक था रेत के ढेर पर। पब्लिशर ने बताया कि रेत के ढेर पर की जो सबसे ज्यादा बिक्री, कई संस्थानों ने 150, 100 प्रतियां उसकी मंगाई। ऐसे चलता रहा। फिर नाटक भी, मैं नुक्कड़ नाटक खेलता रहा। नाटक मंडली हमारी इधर से उधर जाती रही। फिर कहानी का दौर भी चला। फिर इमरजेंसी के आसपास तेवर मेरी, जो मेरी तरफ से जो मैं मैगजीन निकालता था, वो रोक दी गई थी। उन दिनों मैंने देखा कि यूरोप में जर्मन एक लेखक थे बर्टोल्ड ब्रेख्ट, उन पर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। और जामिया में असगर वजाहत, जो मेरे मित्र भी थे हम्म, और लेखक भी थे, नाटककार भी थे, प्रसिद्ध कथाकार भी थे, हम्म, और मेरे मित्र भी थे। उनके नुक्कड़ नाटक भी, मेरे नुक्कड़ नाटक भी, बाकी लोगों के, सर्वेश्वर दयाल के नुक्कड़ नाटक भी, हमीदुल्लाह के नुक्कड़ नाटक उन दिनों बहुत जोर शोर से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में खेले जा रहे थे। तो बातचीत हुई कि क्यों ना जो है रिसर्च कर ली जाए, पीएचडी कर ली जाए। और टॉपिक, जैसे बात आम बातचीत में टॉपिक में असगर साहब कहने लगे कि ब्रेख्त को क्यों नहीं, आप नाटक में रुचि है, नाटक भी आपके एक दो अच्छे आए हैं, तो ब्रेख्त को, आप ब्रेख्त पर काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा ठीक है। नाटकों के बारे में ब्रेख्त को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, अब भाई ब्रेख्त पर काम करते हैं, तो मेरे माइंड में एक अलग छवि उभर करके आए। ब्रेख्त एक बहुत चर्चित, और शेक्सपियर के बाद दूसरे एक शख्स थे जिनके सबसे ज्यादा नाटक पढ़े भी गए और खेले भी गए। एक चर्चित शख्स थे। बताते हैं, जिक्र जैसे आता है कई बार लेखों में या इधर उधर मैगजीनों में, कि हिटलर ने उनको देश निकाला दे दिया। वो कितने वर्षों तक देश से बाहर रहे, और बाद में जाकर के वो, लेकिन उन्होंने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। वो पूरे वर्ल्ड में अपने नाटकों के प्रदर्शन करते हुए घूमते रहे। और उनके नाटकों की थीम क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो असर आदमी पर पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध की भयावता जो आम इंसान ने झेली, उसका स्वरूप ये है। अपने नाटक में वो दिखाते थे। एक उनकी तकनीक भी बड़ी जग जाहिर थी कि वो जिस तकनीक से नाटक करते थे, वो तकनीक जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी तकनीक थी, और उसका प्रभाव लोगों पर, पूरे विश्व के नाट्य कर्म पर पड़ा। तो हमारे यहाँ उस समय के प्रसिद्ध रंगकर्मी थे हबीब तनवीर साहब, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी कलाकारों का जो है एक समूह बना करके नाटक किए। हबीब तनवीर साहब से मेरा परिचय उन दिनों था, क्योंकि असगर वजाहत साहब और हम जब नाटक के लोग मिलते थे, तो कहीं ना कहीं आपस में परिचय था। लेकिन उनसे बाद में पता लगा कि 1955 के आसपास, मेरा जन्म तो 1956 में था, यानी 1955 के आसपास
उन पर भी इसका प्रभाव था, ब्रेख्त के नाट्य कला का, ब्रेख्त के नाट्य तकनीक का। वो विदेश गए और ब्रेख्त के नाटकों में उन्होंने अभिनय किया, उस तकनीक को समझा, उस कथा को समझा, यानी कथा रूप को समझा कि ब्रेख्त किस तरीके का कथा रूप लेकर के अपने नाटकों को गढ़ते हैं या बनाते हैं या बुनते हैं। उसको अब कहीं ना कहीं इसमें बताते हैं कि भाई, हम्म, खुद ब्रेख्त भी मानते हैं कि साम्यवादी विचारधारा का उस पर प्रभाव था। लेकिन मेरा मानना यह था कि साम्य विचारों का प्रभाव किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, हम उसको किसी एक स्वरूप में बांध करके नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। उस तकनीक को समझ करके, वहां की बातों को समझ करके, उसकी प्रदर्शन शैली को जान करके हबीब तनवीर साहब ने यहाँ आकर के एक नाटक किया, मिट्टी की गाड़ी। ब्रेख्त का ही एक नाटक, मिट्टी की गाड़ी। उस समय ये इप्टा से संबंध थे, बॉम्बे इप्टा से। बॉम्बे इप्टा में उसका प्रदर्शन किया। ये बात जो कौन से सन की बात है मुझे याद नहीं है। एम एस सेथ्यू जब इप्टा के हेड थे, उस समय डोरी फिल्म की शूटिंग के लिए आईपीओ आए थे, और उनकी बेटी थी सीमा सत्यू। उनसे बाई चांस मंडी हाउस में बात करते हुए ये पता लग गया कि सेथ्यू जी तो यहीं आए हुए हैं। मैंने उनसे कहा, सेथ्यू जी से कैसे मुलाकात, बॉम्बे जाना पड़ेगा क्या? बोले नहीं, वो तो यहीं आए हुए, डोरी फिल्म की शूटिंग के लिए। मैंने कहा बताओ किसके घर आए हुए? उन्होंने बता दिया कि उनके एक मित्र हैं। मैं उस समय रिकॉर्डर लेकर के पहुंच गया, उनका इंटरव्यू लेने के लिए लिस्ट मैंने बना ली थी। उस समय वो सेट तैयार कर रहे थे। जब कोई भी फिल्म निर्देशक जब सेट तैयार कर रहा होता है, उस समय फ्री होता है, फ्री माइंड होता है। क्योंकि सेट तैयार करने के बाद जब वो काम करना शुरू करता है, तब माइंड की थकान आती है। तो बड़े हंस बोल करके चाय पीते रहे और मेरे सवालों का जवाब वो देते रहे। पहले रिकॉर्ड करते थे, फिर उस रिकॉर्ड को सुन सुन करके दो दो लाइनें फटाफट फटाफट कागज पर उतारते थे हम लोग। कागज पर उतारने के बाद 2-3 दिन में वो तैयार हुआ। मैंने उनकी बेटी से पूछा, है या चले गए? बोला शूटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन है तो यहीं पर। मैंने कहा अच्छा, जाऊं फिर। गया तो उनके मित्र थे जिनका घर था वो जैन साहब। बोले आओ वशिष्ठ सिंह। मैंने कहा हैं सैयद साहब? बोला हैं तो सही, लेकिन बात नहीं कर सकते। मैंने क्यों? माइंड इतना थका हुआ है कि काबू में ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं। मैंने कहा मेरा तो बात करना जरूरी है, ये इंटरव्यू तैयार हो गया है, एक बार मैं इसको पढ़ करके सुना देता, इसमें कोई फेरबदल कुछ करना हो। बोले लेकिन दिमाग इतना थका हुआ है कि वो नहीं कर सकते। इतने में सेथु साहब जी अंदर से बाहर आ गए। मैंने देखा वाकई में बहुत थकान, माइंड की जो मस्तिष्क की थकान चेहरे पर उजागर। मैंने कहा सेथु जी, मानता हूँ आप थके हुए हैं, लेकिन आप बैठ जाइए, चाय पीजिए, मैं बोलूंगा आप केवल सुन लेना। हाँ, जहाँ ऑब्जेक्शनेबल कोई शब्द हो या कोई सेंटेंस हो उसको आप बता दें। बोले ठीक है, माइंड में आ गया मुझे। और वो नेमीचंद जैन की एक मैगजीन थी, नटरंग, उन्होंने इस बेस पर छापा कि किसी अखबार को नहीं दोगे तो हम छापेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी अखबार को नहीं दूंगा। बहुत लंबा इंटरव्यू था, कम से कम 10-12 पेज का। तो उनसे कुछ बातों का पता लगा, उन्होंने ही ये बात बताई थी मुझे कि मिट्टी की गाड़ी हम लोगों ने किया, उस पर तकनीक जो था, ब्रेख्त की जो तकनीक थी उसका जोर बढ़ गया, और मूल जो स्वरूप है वो बिखर गया। जब हमने मिट्टी की गाड़ी बॉम्बे में किया तो बुरी तरीके से वो फ्लैप हुआ, यानी फ्लॉप हुआ, बुरी तरीके से फेल हो गया।
अब लोगों का उत्साह मर गया कि ब्रेक तकनीक को तो हम नहीं कर खेल सकते। हबीब साहब और कुछ रंगकर्मी, जिसमें एक दो रंगकर्मी थे, वो वहां गए, वापस दोबारा से फिर उस तकनीक को देखा, उस पर विचार किया और दोबारा से मिट्टी की गाड़ी का प्रदर्शन इंडिया में किया, जो बेहद सफल रहा। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने 8 दिन का ब्रेक ऑन थिएटर का प्रोग्राम किया, उसको भी मैंने देखा। यानी नाटक लिखने की जो प्रेरणा और नाटक लिखने की जो तकनीक है, नाटक लिखने का जो शौक है, मेरा मानना ये है कि नाटक रामलीला से शुरू होता है। नाटक की मन में इच्छा रामलीला से जागृत होती है, और नाटकों से होते होते कॉलेज में अभिनय से, और फिर रंगमंच से, रंगमंच के बड़े नाटकों को देखते हुए और फिर नुक्कड़ नाटक के दौर को समझते हुए नाट्य रचना जो है हो पाई मुझसे, और उसका प्रभाव जो है उन चीजों का उस समय का यथार्थ का उस पर रहा। मेरे बहुत से, मेरे ख्याल से 12-13 नाटक तो रंगमंचीय नाटक है, और 25 नाटक छोटे छोटे लघु नाटक, हम्म, जो अभी 2024 में जो छप करके आए हैं। हम्म, वैसे वो अनेक मैगजीनों में या इधर उधर छपे, वो छोटे छोटे यानी 2-2 पेज के, 3-3 पेज के नाटक है, लेकिन वो जैसे लघु कथा चुभन देती है, हम्म, ठीक उसी तरीके की चुभन मेरे वो लघु नाटक भी देते हैं। स्कूल टाइम में जब मैं प्रिंसिपल था, तो जो मैं देखता था, एक जगह मैंने देखी, मैं उस वक्त में एक एक बिल्कुल बैकवर्ड क्षेत्र है, दिल्ली में ओखला की तरफ, तेखंड नाम का गांव है। वहां जब मैं टीचर था, तो वहां एक चीज मैंने देखी, पास में स्कूल से थोड़ी सी दूरी पर झुग्गी झोंपड़ियां थी, काफी झुग्गी झोंपड़ियां थी, और उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे। मैं कुछ बच्चों को देखता था कि ये गरीबों के बच्चे हैं, पहनने को ढंग से कपड़ा नहीं है, खाने को पूरी तरीके से रोटी भी नहीं है, लेकिन इसमें टैलेंट है इनमें, वो बहुत अच्छा गा सकते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। उनमें बहुत अच्छा अभिनय वो कर सकते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। उन बच्चों को लेकर के मैंने एक मंडली तैयार की थी, जिसके थ्रू मैं नाटक करवाता था। बाद में वो बच्चे बड़े होते चले गए, लेकिन वो सफल कलाकार साबित हुए। उनको लेकर के भी मैंने नाटक किए, उनको लेकर के उस तरीके की परिस्थितियों को लेकर के भी मैंने, उनकी जो अपनी परिस्थितियां थी उसको लेकर के भी मैंने नाटक किए। अभी 24 की शुरुआत में एक नाटक था, उसका नाम था रंग बदलेगा। वो नाटक काफी बड़ा नाटक है, वो मैंने अभी लिखा था और वो छप भी गया, लेकिन अभी वो मैंने किसी रंगकर्मी के पास उसे भेजा नहीं। कई बार विचार करता हूँ इस मामले में, सुस्त हूँ कि भेजूं। बुलावा भी खूब आता है चंडीगढ़। मेरे एक मित्र हैं, संगीत नाटक अकादमी के जो डायरेक्टर हैं, सुदेश शर्मा जी, उन्होंने कल भी मैसेज किया था, फोन भी किया कि आ जाओ, हमारा एक 7 दिन का नाटक उत्सव है, उसमें आप बोलो थोड़ा सा। मैंने कहा शरीर थक गया है अब, भाग दौड़ ज्यादा नहीं हो पाती है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे शाम को ठीक हूँ, सुबह अस्वस्थ, सुबह ठीक हूँ, 2 घंटे बाद अस्वस्थ। ये शुगर की प्रॉब्लम है या कुछ और है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो नाटक, ये जो दौर चला, आपको तो आशीष जी इस दौर का पता ही है कि अभी जो दौर चला था कि किसान आंदोलन का दौर, मानता हूँ किसानों की समस्याएं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से समस्या का समाधान निकालने की प्रबल कोशिश की दिल्ली के आसपास, वो तरीका उनका गलत था।
इसमें को दो राय। और उस बदले हुए गलत तरीकों से जो प्रभाव आम इंसान को झेलना पड़ा, वो प्रभाव जो है, मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली ही मेरा गांव था, दिल्ली में ही मेरा गांव है। तो जिस तरीके से इधर का एरिया भी, बहादुरगढ़ का एरिया भी घेर लिया गया, उधर का भी घेर लिया गया, उधर का भी घेर लिया गया, ये उनका तरीका गलत था। लेकिन किसानों से जमीन ले करके वो लंबे फार्म हाउस जो निर्मित किए गए, वो भी तरीका गलत था, वो सरकार को होने देना नहीं चाहिए था। मैंने ये महसूस किया है कि जमीन चले जाने के बाद किसानों के बच्चे उदंड हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, और उनके अंदर से जो सहनशीलता थी वो गायब हुई। तो ये दुष्प्रभाव जमीनों के चले जाने से हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं दोष हम सभी का है, सरकार का भी है, कि हमें कोई ऐसा ऐसा समाधान निर्मित करना चाहिए था जिससे उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और आदमी सारे काम आगे बढ़ते। ये कुछ बातें थी, उसको लेकर के वो नाटक लिखा गया है। और उसमें मैंने एक गीतकार जो लंगड़ा है, लूला है, वो ऐसा गीतकार, लेकिन ज्ञान बहुत है उसके अंदर। वो आदमी सड़क के ऊपर, चौराहे पर, कहीं खेतों में दिख जाता है गीत गाता हुआ। उसके गले में ही संगीत है, गले से ही संगीत बजाता है और गीत गाता है। ऐसा लोग, ऐसा जो व्यक्ति है, लोग ये मानते हैं कि जो समझदार आदमी है, जो जो कुछ अच्छे तरीके से सोचने के आदी है, उन लोगों को मानना है कि ये जो भिखारी है, ये जो आदमी है, ये जो गवैया है, ये वाकई में विद्वान आदमी, और उसकी विद्वता का लोहा भी लोग मानते हैं। मैंने इस नाटक में दिखाया है कि बहुत से लोग जब विद्रोह करने पर उतारू होते हैं, जत्थे के जत्थे जब अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस परिवेश को बदल डालने के लिए कटिबद्ध होते हैं, उस समय अदालत के जज को समेत कोर्ट के पकड़ के ले आते हैं कुछ लोग, और उस जज का कोर्ट उतार करके कि अब निर्णय कौन देगा, ये तो गलत निर्णय दे रहा है, कि अब निर्णय हमारा जज देगा। और वो जो भिखारी था, वो उसका कोट उतार करके स्वयं पहन लेता है और कहने लगा कि अब मैं जज हूं, निर्णय मैं दूंगा। और उसने निर्णय दिए, सालों तक वो निर्णय याद भी रहे कि उसने जो निर्णय दिए थे वो ठीक, सही निर्णय थे। इस तरीके की पृष्ठभूमि को लिख ले करके मैंने नाटकों की रचना की। बस कहानी भी मैंने बहुत सी लिखी। सबसे पहले ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर के कहानियां लिखी, और चली पिया के देश एक अ, पुस्तक थी जिसकी बहुत ज्यादा बिक्री हुई उन दिनों। दो पुस्तकें उस समय निकली थी, एक नाटक की हुकूमत उनकी और एक चली पिया के देश। तो नाटक और कहानियां, लघु कथाएं, ये मैं लिखता रहा हूँ। फिलहाल 24 में मेरे ख्याल से दो पुस्तकें तो लघु कथा की आई है, एक लघु कहानियों की आई है, एक नाटकों का संग्रह आया है। और हाँ, यहाँ मैं क्या, मैं व्यूवर्स को बता देना चाहूँगा कि जो डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ जी की जो रचनाएं, जो किताबें छपी हैं 2024 में, वे हैं लाल लकीरें लघु कथाएं, अंधेरे गलियारे लघु कथाएं, काले मेघ लघु कहानी, बहते दरिया लघु नाटक, सूखे डबरा लघु कथाएं, और आंगन में खिले फूल बाल मन की कथाएं। और साथ ही आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप थोड़ा समय निकालें और इन कहानियों को, इन किताबों को आप पढ़ें,
घर में रखें, ताकि घर का जो बिगड़ता कल्चर है आज के जमाने में, तो वो ये किताबें उनको संवारने में, सजाने में विल बी हेल्पफुल। तो ऐसा मेरा सोचना है, और आई डू होप कि आप लोग जरूर इसको फॉलो करेंगे। जी सर। ये जो अंधेरे गलियारे हैं, जी। ये प्रादेशिक एक मंच है, काफी मशहूर मंच है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद, ऐसा। तो उन्होंने 15 सितंबर को मुझे इनवाइट किया है कि उन्होंने वो मुझे सम्मानित करने के बारे में भी बात थी, और ये भी कहा कि अंधेरे गलियारे का हम विमोचन हम करें। तो 15 सितंबर को उसका विमोचन सिरसा में होगा। हालांकि उनको तो यही मालूम था कि अंधेरे गलियारे लघु कथाओं की किताब छपी है, उनको लाल लकीर के बारे में नहीं पता। या बाद में अभी 2 दिन पहले ये किताब जो छप के आई है, सूखे डबरा, वो नहीं पता है। तो इसका देखते हैं कि कोई और मंच, किसी और मंच से इसका बिल्कुल। अ, यानी विमोचन हो। और बिल्कुल। विमोचन ना भी हो, मैं इसका लालच नहीं करता हूँ। हम्म। बस लोग पढ़े। हम्म। लेकिन विडंबना है हम्म। कि पाठक पढ़ते नहीं। हम्म। पुस्तक उनके पास होने के बावजूद भी हम्म। वो पढ़ते नहीं। और पहले के लोग पुस्तकों को पढ़ते थे, मैगजीनों को पढ़ते थे। आजकल के लोग जो है, आजकल पाठक न के बराबर है। साहित्य में जिसकी जरा सी रुचि है, वही केवल पढ़ते हैं। हम्म। मैं दूर कौन जाता हूँ, मैं अपने घर में देखता हूँ। मेरी जो पोती है 9th क्लास में पढ़ती है, वही तक देखी, दादू आपने एक पुस्तक आपकी और आ गई। मैंने कहा हाँ बेटे। वो खाली कवर देखती है, लेकिन उसने उसके अंदर कुछ पढ़ा होगा, मैं आज तक बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सी बहू पढ़ती नहीं हाँ जी सर। है। हाँ, तो पाठक जो है वो बहुत कम हो गए। हम्म। तो व्यूवर्स, आप देख और सुन रहे थे डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ जी को। और ऐसे नोटेबल पर्सनालिटी को 30 मिनट्स में कवर कर पाना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द इनके साथ एक और सेशन करेंगे। और सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आशीष जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं चैनल, आपके चैनल पर मुझे आमंत्रित किया और थैंक अपनी यू। बात रखने के। धन्यवाद।